8 मार्च 2014 को मलेशियन एयरलाइन का एक जहाज़ कुआलालंपुर से टेक ऑफ तो हुआ, लेकिन वो अपनी मंजिल बीजिंग तक नहीं पहुंचा। आज तक किसी को भी मालूम नहीं पड़ा कि ये जहाज़ गया तो आखिर गया कहाँ। लेकिन पूरे 8 सालों के बाद फाइनली अब एक उम्मीद मिली है कि ये जहाज़ इस वक्त कहाँ मौजूद है। नाज़रीन, ये बात है 8 मार्च 2014 की, यानी आज से करीब 8 साल पहले मलेशियन एयरलाइन के एक जहाज़ फ़्लाइट MH370 को मलेशियन कैपिटल कुआलालंपुर से टेक ऑफ करके चाइना के कैपिटल बीजिंग तक जाना था। इस फ़्लाइट में 2 पायलट्स, 10 क्रू मेंबर और 227 पैसेंजर मौजूद थे, जिनमें से ज़्यादातर पैसेंजर्स की तादाद चाइना से था। दोनों पायलट्स इंतहाई एक्सपीरियंस थे, जिनमें से 53 साल के कैप्टन ज़हरी अहमद शाह को 33 साल का फ़्लाइट एक्सपीरियंस था, जबकि 27 साल के को पायलट फ़ारिक अब्दुल हमीद एक जूनियर पायलट थे, जिनको 7 साल का फ़्लाइट एक्सपीरियंस था। अगर इस प्लेन की बात की जाए तो 11 साल पुराना ये बोइंग 777 जहाज़ था, जिसमें ना ही किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम थी और ना ही पास्ट में ये जहाज़ किसी मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल हादसे का शिकार हुआ था। बताने का मेन मकसद सिर्फ इतना है कि ये मलेशिया और चाइना के दरमियान चलने वाली एक बिल्कुल नॉर्मल फ़्लाइट थी, जो रोज़ाना 5 घंटे और 34 मिनटों की परवाज़ करके मलेशिया से चाइना या फिर चाइना से मलेशिया जाती थी। लेकिन आज के दिन फ़्लाइट के लिए किसी भी तरह नॉर्मल नहीं था, बल्कि ये एबनॉर्मल से भी काफ़ी कुछ बढ़कर था। नाज़रीन, फ़्लाइट MH370 को 5 घंटे और 34 मिनटों के लिए परवाज़ करनी थी, लेकिन टेक ऑफ से पहले इसमें ज़रूरत से ज़्यादा फ्यूल डाला गया था, जिससे वो 7 घंटे 41 मिनट तक फ्लाई कर सकती थी, यानी अपनी रिक्वायरमेंट से भी 2.25 घंटे ज़्यादा। ऐसा करना भी एयरलाइंस की एक रूटीन प्रैक्टिस होती है, लेकिन टेक ऑफ से पहले इसमें ज़रूरत से ज़्यादा फ्यूल डाला गया था, जिससे वो 7 घंटे 41 मिनट तक फ्लाई कर सकती थी, यानी अपने रिक्वायरमेंट से भी 2.25 घंटे ज़्यादा। ऐसा करना भी एयरलाइंस की एक रूटीन प्रैक्टिस होती है, ताकि अगर प्लेन को ख़राब मौसम या किसी इमरजेंसी में कहीं और डाइवर्ट किया जाए तो इसके पास एक्स्ट्रा फ्यूल मौजूद हो। ये दिन था 8 मार्च 2014 का और रात के 12:42 पे फ़्लाइट MH370 ने रूटीन के मुताबिक कुआलालंपुर से टेक ऑफ किया। फर्स्ट पायलट ज़हरी टेक ऑफ से पहले और उसके बाद भी कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर से डायरेक्ट कांटेक्ट में थे। टेक ऑफ करते ही जहाज़ ने अपनी डायरेक्शन साउथ चाइना सी की तरफ कर दी और ठीक 20 मिनटों के बाद यानी रात के 1:09 पर जहाज़ में लगे ट्रांसपोंडर ने अपनी करंट GPS लोकेशन का इल्म पूरे एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर के रडार को भेज दी। ये ट्रांसपोंडर का ऑटोमेटिक फंक्शन होता है, जो हर थोड़े टाइम के बाद अपनी करंट लोकेशन करीबी रडार तक पहुंचाता है। अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक प्लान के मुताबिक चल रहा था। इसके ठीक 10 मिनटों के बाद यानी रात के 1:19 पर जब फ़्लाइट MH370 मलेशियन एयरलाइन जोरिस्डिक्शन से निकलकर वियतनाम के एयर जोरिस्डिक्शन में जाने लगी, तो कुआलालंपुर के कंट्रोल टावर ने आखिरी बार फर्स्ट पायलट ज़हरी से कांटेक्ट किया और ये अल्फाज बोले, Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.99. Good night. Good night, Malaysian 370. इसका मतलब था अब MH370 को वियतनाम की सिटी हो ची मिन के कंट्रोल टावर से कांटेक्ट करना चाहिए। फर्स्ट पायलट कैप्टन ज़हरी ने ये मैसेज सुना भी और उसका जवाब भी दिया, गुड नाइट MH370। ना ही कंट्रोल टावर को पता था और ना ही कैप्टन ज़हरी को कि उनका ये गुड नाइट वाला मैसेज MH370 से रिसीव होने वाला आखिरी मैसेज होने वाला है। ये वो वक्त था जब फ़्लाइट को टेक ऑफ किए हुए अब पूरे 37 मिनट गुजर चुके थे। अब नॉर्मली होता यूँ है कि प्लेन जब तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाता, वो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी बड़े एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर से कांटेक्ट में रहता है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही होना था। लेकिन सब कुछ जो अभी तक नॉर्मली चल रहा था वो अब एबनॉर्मल होने लगा। जी हाँ, अपने आखिरी मैसेज के ठीक 3 मिनटों के बाद यानी रात के 1:21 पर फ़्लाइट MH370 अचानक रडार से गायब हो गई, यानी कुआलालंपुर और हो ची मिन दोनों के रडार से प्लेन पूरी तरह से गायब हो चुका था।
अब ये बात कुआलालंपुर टावर के लिए तो बिल्कुल नॉर्मल थी, क्योंकि उन्होंने समझा कि MH370 अब वियतनामीज़ एयर स्पेस में दाखिल हो गया है, इसी वजह से इसके रडार से गायब हो गया। लेकिन जब हो ची मिन्ह कंट्रोल टावर ने फ्लाइट MH370 को अपने रडार से गायब होते देखा तो उनको कुछ गड़बड़ लगी। उन्होंने फ़ौरन कैप्टन से खैरत मालूम करने के लिए वायरलेस किया तो आगे से किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। अगले 18 मिनटों तक हो ची मिन्ह टावर MH370 से कांटेक्ट करने की कोशिश करता रहा, लेकिन कैप्टन की तरफ से फिर भी कोई जवाब नहीं आया। और तभी हो ची मिन्ह टावर ने कुआलालंपुर टावर से कांटेक्ट किया और इनको सिचुएशन से अपडेट किया। अब नॉर्मली इस कंडीशन में 1 घंटे के अंदर अंदर रेस्क्यू सेंटर को इन्फॉर्म करना होता है, लेकिन कुआलालंपुर कंट्रोल टावर ने पूरे 4 घंटों के बाद एरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को इन्फॉर्म किया और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुबह के 6:15 हो चुके थे और यही वो टाइम था जब MH370 को बीजिंग में लैंड करना था। एक उम्मीद थी कि शायद जहाज़ अपने वक्त पर बीजिंग लैंड कर जाए, लेकिन वहाँ से भी कोई अच्छी खबर नहीं आई। खैर, सुबह के 6:32 पर ठीक उसी जगह जहाँ से प्लेन गायब हुआ था वहाँ एक सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया गया, जिसमें 7 कंट्रीज़ की 34 शिप्स और 28 एयरक्राफ्ट्स ने फ्लाइट MH370 को गल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी के बॉर्डर पे ढूंढना शुरू किया, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ प्लेन का नाम व निशान तक ना मिला। इस वक्त पूरी दुनिया को इस हादसे का पता चल चुका था। टीवी, न्यूज़, वेबसाइट और सोशल मीडिया सब के सब सिर्फ यही खबर दिखा रहे थे। इस दौरान कई मुल्कों के इन्वेस्टिगेशन टीम्स भी सर्च ऑपरेशन का हिस्सा बन गए। प्लेन का अचानक तमाम रडार से गायब हो जाना वाकई किसी को भी हजम नहीं था, और अगर वो इस एरिया पे समंदर में क्रैश भी होता तो इतना बड़ा जहाज़ था, कोई ना कोई चीज़ तो पानी में ज़रूर तैरती हुई नज़र आती। अगले पूरे 4 दिनों तक ये सर्च ऑपरेशन चलता रहा, पर कहीं से भी कोई अच्छी खबर ना मिल सकी। लेकिन फिर चौथे दिन एक खबर आई जिसने तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन टीम को हिलाकर रख दिया। 8 मार्च को 1:21 पर फ्लाइट MH370 जब रडार से गायब हुई थी तो वो सिविलियन रडार से तो गायब हुई थी, लेकिन मलेशियन मिलिट्री के एक रडार पर वो अगले 1 घंटे तक शो होती रही। और इसके बाद जो कुछ हुआ वो कुछ यूं था। सिविलियन रडार से गायब होने के बाद जहाज़ ने चंद मिनटों के लिए राइट पे जाना शुरू किया और फिर यू टर्न करके वापस मलेशिया की तरफ टर्न किया। पूरे 31 मिनटों के बाद जहाज़ ने मलेशिया के शहर पेनेन को क्रॉस किया और फिर मलाक्का स्ट्रेट की तरफ टर्न कर गया। आखिरी बार जहां तक मिलिट्री रडार की रेंज थी, फ्लाइट MH370 को इंडियन ओशन के इस पॉइंट तक डिटेक्ट किया गया और इस वक्त रात के 2:22 हो चुके थे। अब इसके बाद MH370 ना ही मिलिट्री रडार पे शो हुआ और ना ही किसी सिविलियन रडार पे। पूरी रेस्क्यू टीम और इस प्लेन से जुड़ा हर शख्स सिर्फ यही गुत्थी सुलझाने में लगे थे कि प्लेन गया तो आखिर गया कहाँ। इसी से बढ़कर जो चीज़ तंग कर रही थी वो ये थी कि प्लेन ने बीजिंग के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में शार्प यू टर्न क्यों लिया। जो रेस्क्यू टीम पहले गल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी में प्लेन को ढूंढ रही थी, अब वो इंडियन ओशन के इस हिस्से में प्लेन को ढूंढना शुरू हो गई। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पे यहाँ पर भी प्लेन का कोई अता पता ना मिल सका। कुछ दिनों के बाद एक और ख़बर मिली, उसने एक बार फिर से पूरी सिचुएशन ही चेंज कर दी। पता ये चला कि प्लेन मिलिट्री रडार से तो 2:22 पर गायब हुआ, लेकिन एक सैटेलाइट ऐसी थी जिससे वो लगातार कांटेक्ट में था। आपको यहाँ पर अपडेट करते चलें कि ये बोइंग एयरप्लेन्स के लिए एक नॉर्मल बात होती है कि जब उनका अपना कम्युनिकेशन सिस्टम किसी वजह से ख़राब हो जाता है तो वो सैटेलाइट से कनेक्ट करने की कोशिश करता है। प्लेन ने ऑटोमेटिकली ठीक 1 घंटे के बाद 35,000 किलोमीटर दूर अनमार्सेट नामी सैटेलाइट से कनेक्ट करने की कोशिश की। इस सैटेलाइट पर सेव डेटा की मदद से एक्सपर्ट्स ने एक कम्प्लेक्स कैलकुलेशन परफॉर्म की तो आखिरकार फ्लाइट MH370 के अगले मूव का भी पता चल गया। पता ये चला कि मिलिट्री रडार से भी गायब होने के बाद मलेशियन एयरक्राफ्ट ने दोबारा एक टर्न लिया और अगले 5 घंटों तक इसी डायरेक्शन में इंडियन ओशन के ऊपर फ्लाई करता रहा। सुबह के 8:19 पर प्लेन ने आखिरी बार सैटेलाइट से कनेक्शन बनाने की कोशिश की और ये MH370 की तरफ से मिलने वाला
सबसे आखिरी सिग्नल था। इसके बाद प्लेन ने ना ही किसी और सैटेलाइट से कांटेक्ट किया और ना ही वो किसी और रडार पे शो हुआ। जिस वक्त रेस्क्यू टीम पहली बार जहाज़ को ढूंढ रही थी, असल में उस वक्त जहाज़ फ्लाई कर रहा था, लेकिन उसकी लोकेशन वहाँ से बहुत दूर थी। एक्सपर्ट्स और इन्वेस्टिगेशन टीम का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया से 2000 किलोमीटर वेस्ट में इंडियन ओशन के ठीक इस कर्व स्पॉट में आकर जहाज़ का सैटेलाइट से कनेक्शन टूटा। यानी कालालंपुर से टेक ऑफ करने के बाद इस कर्व स्पॉट तक पहुंचने में जहाज़ को 8 घंटे लगे और जहाज़ में टोटल फ्यूल भी सिर्फ इतना ही था। तो इस बात की काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि MH370 इसी कर्व स्पॉट में ही कहीं फ्यूल ख़त्म होने की वजह से क्रैश हो गया। इंडियन ओशन का ये हाईलाइटेड हिस्सा पूरे इंडिया से भी बहुत बड़ा है और यहाँ पर स्टार्ट किया गया एक डीप सर्च ऑपरेशन। MH370 को ढूंढना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब तक प्लेन और इसका ब्लैक बॉक्स नहीं मिलेगा तब तक ये पता नहीं चलेगा कि क्रैश से पहले प्लेन के अंदर क्या कुछ हो रहा था। कई महीनों नहीं बल्कि कई सालों तक यहाँ प्लेन को तलाश करने का अमल चलता रहा, लेकिन यहाँ पर फिर भी प्लेन का कोई सुराग नहीं मिला। 3 सालों के बाद डीप सी ऑपरेशन को आखिरकार ख़त्म किया गया, जिसमें $160 मिलियन से भी ज़्यादा खर्चा हो चुका था। सर्च ऑपरेशन के दौरान प्लेन का तो कोई अता पता नहीं मिला, लेकिन 2015 में यानी प्लेन के गायब होने के 1 साल बाद प्लेन का राइट फिलिप्रोन तैरता हुआ आइलैंड ऑफ री यूनियन के साहिल पे जा पहुंचा। ये प्लेन का वो हिस्सा होता है जो लैंडिंग के वक्त काम आता है। मिलने वाले इस फिलिप्रोन पर जब तहकीक हुई तो एक और खौफनाक हकीकत से पर्दा उठा। एक्सपर्ट्स का मानना है जिस वक्त MH370 पानी में क्रैश हुआ उस वक्त ये फिलिप्रोन एक्सटेंडेड नहीं था, और अफसोसनाक तौर पे इसका मतलब ये है कि पानी से क्रैश होते वक्त जहाज़ अपनी नोज़ के बिल समंदर में जा गिरा। अगले कई सालों के दौरान प्लेन के कई और हिस्से भी अफ्रीका के साहिल पे मिले, लेकिन आज तक प्लेन का या इसमें बैठे पैसेंजर का कोई सुराग ना मिल सका। नाज़रीन, आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह।